दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर इसको पढ़ना क्यों है। तो बच्चे बोलते हैं अरे सर बड़ा सिंपल सा है, इसको पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये तो अपने सिलेबस में है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। अरे भाई वो तो ठीक है सिलेबस में है, बट इसका हमारा डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं इसका पहला एप्लीकेशन बता दूं तो वो है, सबसे पहला वाला जो है वो है किडनी स्टोन। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों की किडनी में स्टोन हो जाता है। तो किडनी स्टोन मेनली बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि वो बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। ओके, इसमें भी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ही एप्लीकेशन यूज होता है। ठीक है, जो दूसरा है वो है डिकेइंग ऑफ टूथ। दांत का डिके होना। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दांतों के ऊपर एक कोटिंग होती है। समझ में आया? दांतों के ऊपर एक कोटिंग होती है, उसका केमिकल कंपाउंड होता है CA5PO4 थ्राइस OH। अब इसमें देखिए, इसमें कैल्शियम +2 है और फॉस्फोरस का फॉस्फेट आयन जो PO4 3- है, एक का 3- होता है तो इनटू, चलिए एक का ही पहले लिखता हूँ और एक OH- का माइनस होता है। तो देखिए कितने फॉस्फेट है टोटल, 3 × 3 मतलब 9 -9 और ये -1, तो टोटल अनायन का चार्ज कितना हो गया, -10। तो -10 को बैलेंस करने के लिए +10 आया है। मतलब 5 कैल्शियम क्यों आए? 5 कैल्शियम इसीलिए आए क्योंकि वो 5 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करे। हालांकि ये तो खैर नॉर्मल केमिस्ट्री की बात थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि ये जो कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड है, ये इसकी जो कोटिंग होती है हमारे दांतों पे वो हट जाती है और फिर जो हमारे दांत हैं वो डिके करने लगते हैं। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो बिगड़ जाता है। एनीवेज, अगर आपको सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आया? और आप तो समझ ही गए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन है। तो चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर आपको आगे बताता हूँ कि सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो ये पूरा पार्ट मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, जो आपको जानना है वो है कि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या होता है। दूसरा सोल्यूबिलिटी, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, सोल्यूबिलिटी, और तीसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहला एक्सप्लेनेशन मैं इसका दूंगा, फिर इसका दूंगा और फिर लास्ट में सॉल्युबिलिटी का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो हमने लिखते वक्त तो रैंडमली लिख दिया है, बट एक्सप्लेनेशन करते वक्त एक प्रॉपर ऑर्डर में एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या होता है। ये स्पेरिंगली जो शब्द है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, जो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता। अब आपने बहुत सारे सॉल्ट सुने होंगे, जैसे NaCl है, अपना KCl है, CaOH ट्वाइस है, ये सारे बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी में डिजोल्व होता है। बहुत ज्यादा अमाउंट क्या मतलब, अगर आप 1 मोल डालोगे तो पूरा 1 मोल डिजोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है सर, तो इसका मतलब ये स्पेरिंगली मतलब क्या हुआ, पार्शियल? जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मतलब पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट, जो कि पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते। चलिए एक इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए एक सॉल्ट है AB, जो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, तो आपने इसको पानी में डाला। किसमें डाला? पानी में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने इसको H2O में डाला और इसने बना दिया A++B-। अब जरा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपने इसके 10,000 मॉलिक्यूल्स लिए। कितने लिए? 10,000 मॉलिक्यूल। बट उस 10,000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ और सिर्फ 100 ये बन गए। 100 ये बना और 100 ये बना। मतलब इस 10,000 में से कितने टूटे? 100 टूटे, तो बचा कितना? 9,900। हाँ समझ में, 9,900। मतलब
बहुत सारा इसका पार्ट जो था वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में था। अब आपके दिमाग में आएगा, इसका मतलब सर जब हम उसको पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से टूटता नहीं, राइट? यही कहना चाहते हो ना? जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही कहना चाहता हूँ। बट आपके दिमाग में जो डाउट आता होगा वो ये आता होगा कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल क्यों है? ये पूरी तरह डिसॉल्व क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर होता है मेरे दोस्त कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या होता है इनके अंदर? कोवैलेंट कैरेक्टर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट कैरेक्टर? ये है आयनिक, लेकिन इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक किसका आ जाता है? कोवैलेंट का, मतलब शेयरिंग कैरेक्टर। ये सब बाकायदा काफी डिटेल में पढ़ते हैं फजान रूल के अंदर, ठीक है? तो मेरा जो पर्पस था आपको ये पढ़ाना था कि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए उसकी कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ मैं आपको फटाफट। तो देखिए उसका एग्जाम्पल्स तो बहुत सारा है, बट हम लोग वही कवर करेंगे जो आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल है AgCl, AgBr, Ca3, PO4 ट्वाइस, फिर है Bi2S3, फिर है और है इसके अंदर BaSO4। तो ये सारे एग्जाम्पल है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? तो देखिए सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व ना हो सके। समझ में आया? ऐसे लोग सोच रहे होंगे अरे सर पसीना पोंछ रहे हैं। जी, सब फैन एसी सब बंद करना पड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा भी आवाज आता है तो नॉइज में काउंट होने लगता है, वीडियो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब अ सोल्यूशन इन विच फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी एडेड। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया। कितना पानी है मेरे दोस्त? बोलो जल्दी। 1 लीटर पानी है। अब इसके अंदर आप डाल रहे हो क्या? एजीसी। तो एजीसीएल को आपको तब तक इसमें डालना है, एजीसीएल को, हालांकि 1 लीटर स्टार्टिंग में नहीं लेंगे, 1 लीटर से थोड़ा कम होगा, क्योंकि पूरा 1 लीटर लेके अगर आप डालोगे तब तो बोलते हैं ना कि सोल्यूशन 1 लीटर का नहीं बन पाएगा, उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो पहले आप थोड़ा सा कोई एक नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लो, नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मान लीजिए चलिए 1 लीटर भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मान लीजिए 1 लीटर ले लिया, अब उसमें एजीसीएल डिजोल्व, डिजोल्व करते हो मतलब डालते हो स्टर करते हो डिजोल्व हो जाता है, डालते हो स्टर करते हो डिजोल्व हो जाता है। फिर आपने एक एजीसीएल को डाल दिया तो आपने क्या देखा कि एक ऐसा टाइम आ रहा है जब आप एजीसीएल को डाल रहे हो तो वो बिल्कुल डिजोल्व नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने एग्जाम्पल क्या लिया? एजीसीएल, बट इसके लिए आप दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल मतलब जैसे NaCl। तो NaCl आप डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, एक टाइम के बाद NaCl डिजोल्व नहीं होता, तब हम क्या कहते हैं कि ये सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया उस पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो याद रखना टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड फर्दर। आया समझ में? तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है जबकि हम बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में, ठीक है? तो हर एक सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट फिक्स होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मान लीजिए पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और कोई एक फिक्स सॉल्ट है जैसे NaCl। तो वो 1 लीटर पानी में कितना डिजोल्व होता है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, मतलब 1 लीटर पानी है तो उसमें उस 1 लीटर पानी में AgCl कितना डिजोल्व होगा ये सब कुछ पता होता है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है, ठीक है? तो सैचुरेटेड जिनको नहीं समझ में आया उनको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपकी वड़ा पाव खाने की कैपेसिटी 5 है, लेकिन अभी तक आपके स्टमक में सिर्फ 4 वड़ा पाव है। तो एक जो एक्स्ट्रा की जगह है ना, मतलब अगर वो आ गया तो 5 हो गए, आप सैचुरेट हो गए। अब उसके बाद अगर छठवां वड़ा पाव आएगा तो आप नहीं खा पाओगे। समझ में आया? तो यू कैन से योर स्टमक इज सैचुरेटेड। तो चलिए ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब सिंपल, सोल्यूबिलिटी मतलब क्या? सोल्यूबिलिटी मतलब आप अगर 1 लीटर का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं, 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं किसी सॉल्ट, किसी सॉल्ट का, अगर आप 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें कितने ग्राम या फिर कितने मोल इस सॉल्ट के यूज, तो आप क्या बोल सकते हो? सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी इज डिफाइंड एज amount of solute dissolved in a solvent to make 1 liter of saturated solution। कितना सैचुरेटेड? तो आप कुछ पानी ले लो,
उसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, किसको, सॉल्ट को। और जनरली हमको इस कंसेप्ट में किसको यूज करना है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को। सर कब से आप स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ही बोलते जा रहे हो, एक्चुअल में स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ही क्यों लेते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही हम लोग सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया डिस्कस करें। ठीक है, पहले आप इसको समझो। तो सोल्यूबिलिटी को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर। याद रखना, कितना ग्राम या कितना मोल, उतना ग्राम या उतना मोल जो 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दे। समझ में आया, 1 लीटर में कितना डिजोल्व हुआ है सॉल्ट, ग्राम या फिर मोल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी। तो चलिए, अपनी ये बेसिक चीजें हो गई, समझ में आया। तो सोल्यूबिलिटी की 2 यूनिट होगी, ग्राम पर लीटर और एक मोल पर लीटर। तो जनरली हम लोग काम किस में करेंगे, मोल पर लीटर में। किसमें, मोल पर लीटर में। तो आगे वापस आएगा ना सोल्यूबिलिटी, तो फिर वो मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। चलिए यहीं पे सिंबल बता देता हूँ, सोल्यूबिलिटी का सिंबल स्मॉल एस होता है। ठीक है, चलिए अब इसे मैं मिटाता हूँ। ओके, ये जो चैप्टर था ऑलरेडी मैंने लाइव पढ़ाया था, तो सोच रहा था इसे लाइव ही खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अपने जो चैप्टर है अपने चैनल पे, वो हमने दूसरे तरीके से कंप्लीट किया, तो यही पर्पस था लाइव आने का। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया। मतलब सिंपल इसमें करना क्या है, मैं एक सॉल्ट लेता हूँ AgCl। ओके, अब AgCl को आपने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। किसमें डाल दिया, वाटर में। मान लीजिए AgCl के 1000 मॉलिक्यूल थे, कितने थे, 1000, उसमें से कितने AgCl डिजोल्व हो गए, मान लीजिए ये 1000 था, सॉरी ये 10,000 था, 10,000 में से ये 100 डिजोल्व, कितने डिजोल्व हो गए, 100। ये 10,000 और ये 100, तो जो डिजोल्व हुआ है वो टूट जाएगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस में। ओके, याद रखना, AgCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, जितना डिजोल्व होता है उतना डिसोसिएट होता है। जैसे 100 मॉलिक्यूल और 10,000 मॉलिक्यूल थे, तो उसमें से 100 डिजोल्व हुए, तो जो 100 डिजोल्व होंगे ना, वो पूरे 100 टूट जाएंगे। आया समझ में, इसीलिए बोलते हैं जो जो डिजोल्व होता है और पूरा टूटता है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वो तो बात की बात है कि 9900 AgCl मॉलिक्यूल डिजोल्व ही नहीं। समझ में आया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इसका तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि ये तो टूट गया है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिए, ये AgCl है और ये AgCl कौन सा है, अनडिसोसिएटेड। अनडिसोसिएटेड मतलब जो अभी तक टूटा नहीं है। यहाँ पे तो मैंने 1000 मॉलिक्यूल दे दिए, बट आपको पता है केमिस्ट्री में हम हर एक चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। तो इसका भी क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन किस में आ जाएगा, मोलैरिटी में। समझ में आ रहा है। अब जरा देखिए, ये टूट के क्या दे देगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, और ये सब क्या होगा, एक्वस। अब Ag प्लस Cl माइनस कंबाइन होके ये दे देंगे, और ये वापस टूट के ये देगा। मतलब सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। आपने 11th में पढ़ा होगा ऑलरेडी, इक्विलिब्रियम, द स्टेज एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस विद अ इक्वल स्पीड। और आपको पता ही है इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते कैसे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पार्ट है ये पूरा अनडिसोसिएटेड है, मतलब सॉलिड स्टेट में होगा। तो चलिए इसके लिए इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हैं, K इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस डिवाइडेड बाय AgCl का कॉन्सेंट्रेशन। बट हम सब जानते हैं ये ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड, ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि देखिए, हम बार बार AgCl को अगर डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ AgCl में कितना AgCl टूटता है और कितना AgCl अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होता है। और ये हमेशा एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा ही होगा। आ समझ में, ऐसा। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हो, इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन K डैश लेता हूं, तो K इंटू के डैश इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस। अब ये K इंटू के डैश क्या बना देगा, ये बना देगा KSP। क्या बना देगा, KSP, ये नया कांस्टेंट। समझ में आया। तो KSP को हम लोग क्या कहते हैं, KSP को कहते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसमें जनरली जो बच्चों को डाउट आता है, वो डाउट आता है इसी पार्ट में कि सर AgCl का आपने कैसे कांस्टेंट मान लिया। तो मान लो बच्चा, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर 10,000 में से, अगर 10,000 में से सिर्फ 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे हैं,
तो 9900 तो हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट ही होंगे ना। आप 10,000 मॉलिक्यूल ले लो, इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएस में, कहीं पे भी जाकर डिजोल्व करो, तो एजीसीएल के कितने डिजोल्व होंगे, सिर्फ 100। लेकिन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल दूर हो जाते हैं सॉल्वेंट के, उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट चला जाता है। समझ में आया? तो वो जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है या जो सॉलिड स्टेट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। चलिए अब एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जनरल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और उसी के साथ मैं आपको के की डेफिनेशन भी बता दूंगा। ठीक है, तो क्या है हमारा जनरल एग्जाम्पल, वही टेक्स्ट बुक वाला। क्या लेंगे, बी एक्स ए वाई, ये कैसे टूटेगा, तो देखिए यहाँ पे x लिख लीजिए पहले, फिर x किसका है, b का, और b के ऊपर चार्ज कौन सा लगाओगे, y, और वो भी कौन सा, प्लस। ऐसे ही अब क्या लिखो, प्लस, इसका सब्सक्रिप्ट क्या है, y, किसका है ये, a का, a के ऊपर क्या लिखोगे, x, और फिर x क्या आएगा, ये आएगा प्लस x। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे साइड में। साइड में एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए ये है Al2SO4 थ्राइस, तो ये कैसे टूटेगा, देखिए यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम, दो लिख दिया। क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या लिखोगे, ये वाला, तो ये प्लस, प्लस, ये पूरा सल्फेट है, इसको लिख लो। सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या आएगा, एल्यूमिनियम का जो सब्सक्रिप्ट है, एल्यूमिनियम का जो सब्सक्रिप्ट है, और माइनस, जो पहले आएगा उस पर प्लस लिखने का, दूसरे वाले का सब्सक्रिप्ट, फिर दूसरे वाले को लिखने का, और पहले वाले का सब्सक्रिप्ट चार्ज में, और इसके नंबर कितने हैं, 3। तो इधर देखिए x क्या है, b का नंबर, तो यहाँ पे लिख दिया। b के ऊपर चार्ज कितना आएगा, a का सब्सक्रिप्ट बट पॉजिटिव साइन के साथ। फिर a कितना है, y, a के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, b का सब्सक्रिप्ट, दैट इज प्लस। समझ में आया, सॉरी ये माइनस होगा ऐसे, ठीक है ना, जो जनरली दूसरा होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, माइनस। आपने देखा है ना इनऑर्गेनिक में फॉर्मूला, पहला स्पीशीज पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो y, और ये a के ऊपर जो चार्ज है सुपरस्क्रिप्ट, उसमें क्या आएगा, x आएगा, और x कैसे आएगा, नेगेटिव, ऐसे आएगा। तो इसके लिए आप एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, इसके लिए आप एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, तो इसके लिए एक्सप्रेशन सिंपल लिखेंगे। कैसे, मान लीजिए इसकी जो सोल्यूबिलिटी है, इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो S है, तो ये XS आ गया, इसका क्या आ जाएगा, YS आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, ये देखिए, KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, XB प्लस Y रेज टू X इंटू YS YA माइनस X रेज टू, जो कोएफिशिएंट होता है ना, उसी को हम लोग किधर ले लेते हैं, ऊपर। तो ये देखिए कोएफिशिएंट इधर रहेगा, ऊपर आ जाएगा, कोएफिशिएंट इधर रहेगा, वही ऊपर आ जाएगा, सिंपल। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, x रेज टू x, x रेज टू x, b रेज टू प्लस y रेज टू x, और फिर यहाँ पे y रेज टू y, और फिर a रेज टू माइनस x रेज टू y। ठीक है, तो अब फिर इसको कैसे करूंगा मैं, देखिए x रेज टू x, y रेज टू y को एक साथ लिख लेते, फिर ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का आप ऐसे साइड में भी लिख सकते हैं, कैसे, b रेज टू प्लस y रेज टू x इंटू a रेज टू माइनस x रेज टू, ऐसे। समझ में आया, ये। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक इसी का। तो इसका कैसे लिखोगे, के एस पी इज इक्वल टू 2, यहाँ पे बी वाई के बदले आप एस लिख सकते हो, यहाँ पे इसके बदले क्या लिख सकते हो, एस। ये देखिए ना मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका एस लिखा, एक्स को ऐसे ही लिख दिया, बी प्लस वाई को एस लिखा, वाई को ऐसे ही लिखा, और इसकी भी सोलिबिलिटी क्या है, एस। अब दोनों की सोलिबिलिटी सेम क्यों है, दोनों की सोलिबिलिटी सेम क्यों, क्योंकि मेरे भाई जब एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक बी प्लस वाई बनेगा और एक माइनस एक्स बनेगा, और दो मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये दो बनेगा, ये भी दो बनेगा। आ रहा है समझ में, हाँ या ना। लेकिन ये एक बनेगा, ये दो बनेगा, ये दो बनेगा, ये तीन बनेगा, ये दोनों दो दो बनेंगे, या कितने बनेंगे ये यहाँ से डिसाइड होता है, ये यहाँ से डिसाइड होता है। समझ में आया, इसीलिए तो सॉल्युबिलिटी दोनों की सेम रहेगी। आया समझ में, क्योंकि जितना बी
आएगा उतना ही ए आएगा, ऐसा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई, एस रेस टू एक्स इंटू एस रेस टू वाई। तो ये क्या हो गया, एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई, एस रेस टू एक्स प्लस वाई। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया के एस पी निकालने का, के एस पी निकालने का जनरल फॉर्मूला बन गया। आया समझ में। अब इसी को बुक में ना अलग अलग तरीके से बहुत बार लिखा है सेम चीज को, तो मैंने सोचा क्यों ना सबको एक ही साथ में बता दूं, ठीक है, एक ही साथ इसको बता दूं, ठीक है। अब इधर देखिए, इसमें अप्लाई कर लीजिए। देखिए x यहाँ पे कितना है 2, तो 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 2, y कितना है यहाँ पे 3, तो 3 रेस टू 3, ठीक है, इनटू होगा यहाँ पे बीच में इनटू होगा। फिर s रेस टू x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s रेस टू x 2 y 3, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया 2 रेस टू 2 4 इंटू 27 इंटू s रेस टू 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 2 जा 8 और ये 10, 108 s रेस टू 5। ये आपका के एस पी का वैल्यू आ गया। आ समझ में। ऐसे ऐसे और भी एक दो एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं, मैं अभी करा भी देता हूँ, बट उसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी डेफिनेशन। देखिए ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमको ये सब ऐसा लग रहा होगा तामझाम, बट ये एकदम सिंपल है। और आप ऐसे नहीं भी करते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसी को करने का डायरेक्ट तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला ज्यादा डिफिकल्ट। देखिए आप सिंपली क्या कीजिए, इसको 2s ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए 3s। अब जरा देखिए के एस पी इज इक्वल टू 2s, ऐसे ही लिखने का, जो कोएफिशिएंट है उसको पावर में ले लीजिए, इसको क्या लिखिए इनटू 3s, और इसका जो कोएफिशिएंट है इसको भी पावर में ले लीजिए। आ समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू 2 4s स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 27s क्यूब, तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा 27, 4 और 27 कितने हो जाएंगे, अभी आपने किया था 4 7 28 और ये 108 एस रेस टू 5। क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वही डेफिनेशन में तकलीफ होती है। तो चलिए उसे भी बता देता हूँ मैं, तो ये पूरा मिटा देता हूँ। अब इधर देखिए क्या है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखिए सबसे पहले तो वो एप्लीकेबल होगा कब, जब सोल्यूशन क्या होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, और किसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। आई होप आपको खुद समझ में आ गया होगा कि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्यों लेना है, क्योंकि अगर आप स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लोगे तो ही मेरे दोस्त इक्विलिब्रियम आएगा, वरना इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, रिएक्शन एक डायरेक्शन में जाएगा, और जब रिएक्शन एक डायरेक्शन में जाएगा तो सिंपल सी बात है आप इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन नहीं लिख पाओगे, और फिर ये कुछ भी कंसेप्ट आप बना नहीं पाओगे। तो ये जो सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का एक्चुअल में जो कंसेप्ट है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो ये देखिए ये सैचुरेटेड सोल्यूशन को एप्लीकेबल है उसके, और वो भी किसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इसका एक्सप्रेशन हमने लिखा था तो ये क्या था के एस पी इज इक्वल टू, ये क्या था एक्स बी प्लस वाई रेस टू एक्स इंटू क्या आ जाएगा वाई ए रेस टू माइनस एक्स रेस टू वाई, ऐसे आएगा। और सिंपल अगर आप एजीसीएल ले लेते तो एजीसीएल कैसे टूटेगा, एजी प्लस प्लस सीएल माइनस, और ये क्या है एक्वस, एक्वस, और ये क्या है सॉलिड, तो इसका केएसपी कैसे लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस। तो सबसे पहले ये किसके लिए एप्लीकेबल है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, और वो भी किसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। और यहाँ पे देख रहे हो आप क्या है प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी क्या देख रहे हो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ किसका है, ये किसका प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हालांकि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहिए, किसका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का, और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम का। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, किसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। वापस बताता हूँ ये किसके लिए एप्लीकेबल है कंसेप्ट,
स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए, और उसका कौन सा सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसको जरा कंप्लीट ही कर देता हूं। इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, और ये किसका है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस रेज्ड टू, ये देखिए ना पावर भी है, रेज्ड टू कोएफिशिएंट in a balanced equilibrium reaction, balanced equilibrium reaction, ओके, बैलेंस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर ये लिख नहीं पाओगे। तो वापस एक बार, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, इसका रेज टू देयर कोएफिशिएंट, रेज टू देयर कोएफिशिएंट, देखिए इसका कोएफिशिएंट x था, इसका कोएफिशिएंट क्या था y, तो ये देखिए y यहाँ पे था, तो y का हम लोग ने y को ऊपर पावर में लगा दिया। इन अ बैलेंस इक्विलिब्रियम रिएक्शन at a particular temperature is called as solubility product constant या फिर KSP। तो फाइनली एक बार मैं वापस रीड कर देता हूँ। In a saturated solution of a spherically soluble salt, product of equilibrium concentration of constituent ion raised to coefficient in a balanced equilibrium reaction at a particular temperature is called as KSP। तो ये जो वैल्यू है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे KSP का वैल्यू बढ़ सकता है, टेम्परेचर घटाओगे KSP का वैल्यू कांस्टेंट, मतलब बोलते हैं ना घट जाएगा, तो मतलब एक फिक्स टेम्परेचर के लिए KSP क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया? तो बहुत सारी इजी चीजें हैं ये, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके टेक्स्ट बुक में KSP फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको आप सॉल्व कीजिए, आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से आएगा। आई होप आपको हर एक चीज मैंने जो बताई बहुत ही अच्छे से समझी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे उसे आप प्रेस करते हैं, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।